दोस्तों, क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा YouTube पे वन शॉट जो अगले 1 घंटे से भी कम में आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर एक हलवे की तरह समझा दे, आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बता दे, और कल परसों तरसों नरसों या जब भी आपका एग्जाम है वो एग्जाम में आपको फुल मार्क्स दिला दे? तो बिल्कुल सही जगह आए हो। मेरा नाम है आदित्य कौशिक, आप सब मुझे प्यार से बोलेंगे आदि भैया, एंड मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एसएससी। ये चल रही है हमारी क्लास 8 की कंप्लीट वन शॉट सीरीज, जहां मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं आपके हर एसएसटी के चैप्टर का ऐसा वन शॉट जो एक चैप्टर, भाई एक वन शॉट काफी है आपको एग्जाम में फुल मार्क्स दिलाने के लिए। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं आज का वन शॉट। आज हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। क्या है ये रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप? ये चैप्टर और कुछ नहीं, बस एक कहानी है। हिस्ट्री में क्या होती है, स्टोरी होती है, वो यही स्टोरी है। तो आज इस चैप्टर में बस हम पढ़ेंगे कुछ कहानियां। किसकी कहानी आदि भैया? हम पढ़ेंगे राजाओं की कहानियां। राजाओं की कहानी होंगी तो उसमें बहुत सारी वॉर्स भी होंगी। तो भैया आलती पालती मार के बैठो आराम से, ईयरफोन लगा लो अगर है तो, और मस्ती से इस कहानी को आदि भैया के साथ करो एंजॉय। अगर चाहो तो, अगर बाकियों से ज्यादा मार्क्स लाने हैं तो एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाओ, जो जो हेडिंग लिखी हो वो हेडिंग लिखते जाना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। विदाउट एनी वेस्टिंग मोर टाइम चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं तुझे गारंटी देता हूं इस वीडियो के बाद यू विल सॉल्व इजीली। तू आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा। मतलब तूने देख कुछ तो डिसाइड किया होगा ना, तूने इस वीडियो पे क्लिक किया है, भरोसा करके देख एक बार। सिर्फ अगर तूने भरोसा किया ना, तेरी पूरी क्लास 8 की जो जर्नी है ना एसएसटी की, उसको मैं सॉर्ट कर दूंगा भाई। मैं पूरा का पूरा सीरीज लेकर आ रहा हूं क्लास 8 की एसएसटी की। ये पूरी सीरीज तू देखेगा ना, तुम लोग देखोगे ना, तुम लोग को मजा आ जाएगा। मैंने पूरी पूरी जान लगा के ये वीडियोस बनाई है, कुछ भी टॉपिक, एक भी टॉपिक छूटा नहीं है, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। ये हमारे टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स को धीरे धीरे देखेंगे। तो शुरू करते हैं रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। ये चैप्टर है क्या दिव्य, इसकी कहानी क्या है, फटाफट बता दो। देख बेटा, कहानी बहुत सिंपल है कि हमारा ये जो नक्शा है ना, ये क्या है? हमारा पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप मतलब जिसमें बाउंड्रीज होती हैं कि भैया ये उत्तर प्रदेश है, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है। ऐसा क्या हो रहा था हमारे देश में कि हमारा पॉलिटिकल मैप बदल रहा था। क्या आज हमारा मैप बदलता है? नहीं बदलता। पहले बदलता था, जब अलग अलग राजा, कभी कोई बाहर से आके हम पे अटैक करता था, हमारा नक्शा बदल गया। फिर कोई और राजा आया, मुगल्स आ गए, उन्होंने मैप चेंज कर दिया। दिल्ली सल्तनत थी पहले, उन्होंने चेंज कर दिया। तो ये सारी कहानियों को हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में मोटा मोटी हमें पढ़ना क्या है, देखो ध्यान से, ये देखो। पहले तो सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की, फिर बात करेंगे विजयनगर एम्पायर की, फिर मुगल एम्पायर की, और लास्ट में मुगल एम्पायर के अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था। मोटा मोटी ये 4 टॉपिक्स हैं। ये 4 टॉपिक्स तेरे को समझ में आ गए तो इससे बाहर कोई सवाल है ही नहीं। चाहे तू एनसीईआरटी के अंदर से देख ले, चाहे एनसीईआरटी के बाहर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो देख ले। अब सबसे पहले शुरू करते हैं इस टर्म से जिसे कहते हैं हम मेडिवियल पीरियड। तो भैया एक होती है आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, पहले की हिस्ट्री, एक होती है मॉडर्न हिस्ट्री, बाद की हिस्ट्री। इसके बीच का जो समय होता है ना, इसी शब्द को हम क्या कहते हैं? इस शब्द को हम कहते हैं मेडिवियल। क्या कहते हैं? मेडिवियल। अब मेडिवियल जो हिस्ट्री है ना भारत की, वो कब से है? वो है हमारी 11th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक, यानी कि 1100वां साल जो होगा से लेके 1700 जो साल है। आज कौन सा साल चल रहा है आदि भैया? अरे ये तो तुझको पता ही होगा, आज 2026 में देख रहे हो तुम ये वीडियो, राइट? हम बात कर रहे हैं 1100वें साल से लेके 1700वें साल तक, ठीक है? 1117 ऐसे याद रखना। अब देखो भैया, हमारे देश में जब लोगों ने इतिहास में हिस्ट्री लिखना शुरू करा तो हिस्टोरियंस में लड़ाई हो गई आपस में, गुत्थम गुत्थी, पिटाई, मार पिटाई। क्यों? क्योंकि कोई कह रहा था नहीं 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 नहीं, हमारे यहां जो मेडिवल हिस्ट्री है वो तो 10th सेंचुरी से स्टार्ट हो गई थी। कोई कह रहा था हट पागल, हमारे यहां तो 15th से स्टार्ट हुई थी। तो भैया बड़ा लड़ाई झगड़ा है। तो इसको लेके जो डेट्स है ना, उसमें आपको लड़ाई नहीं करनी। आखिर में एनसीईआरटी ने एक कंक्लूजन दिया। एनसीईआरटी ने कंक्लूजन दिया कि देखो, जो मेडिवल हिस्ट्री का शुरू होना है ना, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि दिवाली थी आज आ गई, एक दिन में तो होता नहीं है। ये तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो भैया धीरे धीरे होगा। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि इसी दिन से स्टार्ट हुआ था। तो भैया ठीक है, अपन ने क्या करा, एक टेंटेटिव पकड़ा जो कि था 11th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक, और इसको फिक्स मान लिया। अब ये इंडिया का है, बाकी देशों के लिए अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यूरोप में जो हमारी ये वो है ना मेडिवल हिस्ट्री, ये बहुत पहले, वहां 15th सेंचुरी में मेडिवल हिस्ट्री खत्म हो गई थी। हमारे यहां तो 17 तक चल रही है। समझ में आया? तो इसको लेके अपने को क्लियर है 11 से 17 सेंचुरी तक
अपना है। अच्छा, इसके इंपॉर्टेंट कुछ फीचर क्या है इस चैप्टर के, कि इस चैप्टर को जब आप पढ़ रहे होंगे ना, जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे आदि भैया से, एक चीजें याद रखना। पहला कि भाई देखो, पर्शियन वर्ड्स जो भी होते हैं ना, पर्शियन वर्ड्स अक्सर उनकी अलग अलग स्पेलिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, खलजी भी हो सकता है, खिलजी भी हो सकता है। लड़ना मत आदि भैया, आपने कहा था खिलजी, टीचर ने नंबर काट दिए। अच्छा, टीचर ने काट दी तो बात अलग है, लेकिन अगर तुम खलजी खिलजी लिख के आए, दोनों चलेगा, ठीक है, दोनों दोनों चलेगा। मुगल्स में भी सेम चीज है कि भैया कहीं मुगल लिखा हो सकता है, कहीं मोगल लिखा हो सकता है, बट बोथ आर करेक्ट। मैप्स और डेट्स जो है वो हमें हेल्प करेगी। समझ में आया? बोलो चौका, समझ में आया? चलो अब शुरू करते हैं एक्चुअल कहानी। तो कहानी शुरू होती है हमारी कहां से? सेंट्रल एशिया से। तो देखो, ये हमारा प्यारा सा भारत आपको पता है, ठीक है, ये हमारा प्यारा सा भारत आपको पता है। हमारे प्यारे से भारत में अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करो, आंख बंद करके एक बार इमेजिन करो, तो नीचे की साइड तो पूरा क्या है? ओशन ही ओशन है, तो वहां से कोई अटैक नहीं हो सकता। टॉप राइट साइड में क्या है? हमारे हिमालयाज हैं। भाई हिमालयाज पर्वत दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत है, तो वहां उसको पार करके भी कोई नहीं आ पा रहा है। तो तीन तरफ से हमारा इंडिया एकदम सेफ है, कोई हम पे अटैक नहीं कर रहा। लेकिन ये जो चौथी साइड बची, यहां पे है हमारे हिंदू कुश माउंटेन्स। और ये हिंदू कुश माउंटेन्स इतने ऊंचे नहीं है, वो वाला एरिया जो जहां से पाकिस्तान है। तो वहां से ही हमारे देश में दुनिया भर के लोग आने लगे, और ये जो लोग आते थे, ये सेंट्रल एशिया से आते थे और भारत पे अटैक करते थे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत के लोग। तो दिल्ली सल्तनत के लोग सबसे पहले भारत में आए। दिल्ली सल्तनत में भी अभी हम बात करेंगे, उससे पहले देखो, अर्ली 11th सेंचुरी में, यानी कि 11वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में क्या हुआ? अलग अलग फॉरेनर्स आके हमारे देश पे अटैक करने लगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनना चाहिए कि आदि भैया काहे, इनको क्या मजा आया, इनको क्या चुल हुई कि हमारे देश में आके अटैक करने लगे? अभी बताता हूं। देखो, ये इन्वेडर्स जो थे, हिंदू कुश माउंटेन्स को क्रॉस करके आते थे। ज्यादातर इन्वेडर्स जो थे या तो टर्किश थे, टर्क यानी कि टर्की वाले रीजन से थे, या फिर अफगान थे यानी कि अफगानिस्तान। तो टर्किश यानी कि टर्की वाला एरिया, अफगान यानी कि अफगानिस्तान वाला एरिया, यहां से आते थे। अब इन्वेजन जो थे वर लार्ज एंड मोर फ्रीक्वेंट देन बिफोर। इस समय पे 11th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक हमारे यहां बहुत ज्यादा इन्वेजन हो रही थी, पहले से भी ज्यादा लोग अटैक कर रहे थे। These invasions changed the India's political map. इन्होंने ही भारत का नक्शा बदल दिया। अब सवाल आपके दिमाग में बन रहा होगा, कूद कूद के उछल रहा होगा कि क्यों क्यों क्यों? तो बहुत आसान रीजन है, भारत हमारा प्यारा था सोने की चिड़िया। वो आते थे इंडिया क्योंकि इंडिया फेमस हो गया था अपनी इमेंस वेल्थ के लिए। हमारे पास अथाह धन दौलत, पैसा ही पैसा। इन्वेडर्स चाहते थे भैया उसके साथ साथ कि हमको नई टेरिटरी मिल जाए, हमको नया पावर मिल जाए, और कुछ के दिमाग में चुल चढ़ी थी कि नहीं भैया हम ही धर्म फैला देंगे। तो उनको अपने धर्म को दुनिया भर में फैलाना था, इसीलिए वो इंडिया भी आ गए। ठीक है, वायलेंस सबसे ज्यादा यूज होता था रिलीजियस एक्सपेंशंस में। ठीक है, कि भैया अपना धर्म फैलाने आए हैं, जो धर्म कहता है कि पीस फैलाओ, लेकिन आप उस धर्म को फैलाने के लिए क्या कर रहे हो? वॉर्स कर रहे हो। तो ऐसी चीजें हमें अपने हिस्ट्री में देखने को मिलती हैं। ठीक है, समझ में आया? अब इन इन्वेजन से इंपैक्ट क्या हुआ, हमारे भारत पे इंपैक्ट क्या हुआ? सबसे पहला तो भैया जो हमारे भारत के पुराने किंगडम्स थे वो कोलैप्स हो गए, उनकी जगह नए किंगडम्स स्टार्ट हुए। ये किंगडम्स फॉरेनर्स ने स्टार्ट करे थे, याद रखना, ये हम भारतीय नहीं थे। दिल्ली सल्तनत एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये हमने नहीं स्टार्ट करा, इंडियंस ने, कोई बाहर से आया और उसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। नए किंगडम्स बने, नए एम्पायर बने, पॉलिटिकल बाउंड्रीज लगातार बदल रही थी। कभी कोई राजा आके पूरी कोशिश करके अपना एम्पायर बड़ा कर रहा था, फिर दूसरा आके उसको हरा दे रहा था। तो पॉलिटिकल मैप बार बार भारत का बदल रहा था। अच्छा, उस समय ना गूगल मैप नहीं होता था, तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ता क्या मैप चल रहा है। इंडिया का कल्चर और पॉलिटिक्स लगातार चेंज हो रही थी, और मेडिवल इंडिया एक ऐसा समय बन गया हमारे भारत के इतिहास के लिए जिस समय अताह अताह बदलाव आए, बहुत सारे चेंजेस होने लगे। समझ में आया? एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, एपिसोड 1 ऑफ योर दिस सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है राइज एंड फॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो क्या है ये दिल्ली सल्तनत? आज के टाइम पे दिल्ली हमारा कैपिटल है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली इतना बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया? तो देखो, दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग एज पर योर एनसीईआरटी देख लो। अगर आप एनसीईआरटी के वर्ड्स देखो तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी 1192 सीई में, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा 1206। क्या मिलेगा? 1206। नाउ सिंपल बात है, आपके स्कूल के टीचर ने जो आपको आंसर बताया है वो आप देख सकते हो। मैं बता देता हूं दोनों डेट्स का अलग अलग इंपॉर्टेंस है क्या, ठीक है, फिर ये सब आप पढ़ लेना, वेरी सिंपल। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है द बैटल ऑफ तेरेन से। किससे? एक बैटल ऑफ तेरेन से।
बैटल ऑफ तेरेन के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो, बैटल ऑफ तेरेन, ठीक है। बैटल ऑफ तेरेन किसके बीच में हुई? दो राजाओं के बीच में हुई। एक तरफ थे हमारे भारत के पृथ्वीराज चौहान पीआरसी, और दूसरी तरफ थे घोर देश के मोहम्मद घोरी, ठीक है। अब मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में बैटल हुई, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ तेरेन। कब हुई ये बैटल? हुई हमारी 1192 में। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग कहानी बताऊं, 1191 में पहले भी वॉर हुई थी, पहले भी इन्हीं दोनों के बीच में, लेकिन मोहम्मद घोरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। लेकिन हमारे प्यारे पृथ्वीराज चौहान पूकी थे, इन्होंने क्या करा, उसको छोड़ दिया कि भाई जा, तुझको माफ किया। लेकिन भैया अगले साल मोहम्मद घोरी प्रिपरेशन करके आया, प्रैक्टिस करके आया, इस बार उसने हरा दिया, और वो गलती इसने नहीं करी और इसने उनको जान से मार दिया। और ऐसे हमारे देश में शुरुआत होती है द दिल्ली सल्तनत की। अब 1192 में जब मोहम्मद घोरी ने हरा दिया पृथ्वीराज चौहान को, तो उसने अपने एक बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड कमांडर, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको अपनी जगह रख दिया और वो वहां से चला गया, ठीक है, वहां से चला गया। तो क्या लिखा है? डिफीट हुई पृथ्वीराज चौहान की। उसके बाद अब देखो, इस पूरे दिल्ली सल्तनत में 5 अलग अलग परिवार, यानी कि 5 अलग अलग डायनेस्टीज ने आके रूल करा, ठीक है। और ये पांचों ही कौन थी? टर्किक अफगान डायनेस्टीज थी, जिसमें सबसे पहली जो थी वो मामलूक थी, ठीक है, मामलूक थी। मामलूक के बाद कौन कौन सी आई? सेकंड नंबर पे आई खिलजी, थर्ड नंबर पे आई तुगलक, फोर्थ नंबर पे आई सैयद, और फिफ्थ नंबर पे और लास्ट में आई कौन? लोदीज। तो ये 5 डायनेस्टीज एक एक करके दिल्ली पे रूल करेंगी। और जब हम कहते हैं दिल्ली, तो दिल्ली का मतलब होगा दिल्ली के पूरे आसपास के एरिया, यानी कि नॉर्थ इंडिया पे रूल करेंगी। मन तो इनका यह होगा कि पूरे के पूरे भारत को रूल कर दें। तो देखो, आज हमने दिल्ली को अपना कैपिटल क्यों बनाया? क्योंकि पहले जब इन लोगों ने आके दिल्ली पर अटैक करा और दिल्ली से अपना एम्पायर बनाया, तो ये लोग दिल्ली में रह के पूरे भारत में अपना एम्पायर बना पाए। हेंस हमको समझ में आया कि दिल्ली की लोकेशन बहुत अच्छी है अगर हमें पूरे के पूरे देश को रूल करना है तो। ऐसे बना दिल्ली इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी के कारण दिल्ली मेजर बन गया। कुछ सदर्न और ईस्टर्न किंगडम ने रेजिस्ट करा, ईस्टर्न गंगा और होयसला जो थे वो रिमेन रहे इंडिपेंडेंट, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस समय पे पूरे दिल्ली सल्तनत में एक दो प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम क्या थी कि भैया लगातार बड़ी वॉर्स होती रहती थी, है ना। मतलब लोग इतने ज्यादा भूखे थे पावर के लिए कि अक्सर कई बार अपने पापा को ही मार देते थे, ठीक है। क्या लिखा है देखो, फ्रीक्वेंट वॉर्स, रेड्स, लूटिंग होती रहती थी, विलेज, टेंपल और लर्निंग सेंटर्स पर अटैक किया जाता था, और वेल्थ मेन ऑब्जेक्टिव था कैंपेन का। तो अब ये जो राजा भारत आए थे, ये जो राजा भारत में आए थे, इनका क्या ऑब्जेक्टिव था? सिंपल है कि भैया हमें आके अपनी टेरिटरी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, हमें आके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, जिसके लिए अक्सर ये क्या करते थे? मंदिरों को लूट लेते थे, तोड़ देते थे, लोगों को मारते थे, लोगों को लूट लेते थे, ऐसी चीजें करी जाती थी। कई सुल्तान्स ने तो क्या करा? अपने प्रेडिसेसर को मार दिया। देखो, दिल्ली सल्तनत की एक स्टोरी बताता हूं। दिल्ली सल्तनत में 1/3 जो राजा थे वो कैसे बने हैं? अपने फादर को या अपने सक्सेसर को मार के। यानी कि हर 3 में से 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने राजा बनने के लिए अपने ही पापा को मार दिया। क्यों? कि ताकि मैं जल्दी राजा बन जाऊं। समझ में आ रहा है? चलो, अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं कि देखो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एक्सपेंशन कैसे हुआ, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिल्ली सल्तनत में बहुत ज्यादा। अब सक्सेस को लेके बहुत स्ट्रगल चलता रहता था, और एवरेज एक राजा जो था दिल्ली सल्तनत में, वो सिर्फ और सिर्फ 9 ही साल रूल कर पाता था, क्योंकि 9 साल बाद ही उसको कोई ना कोई मार देता था। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम जिस राजा की बात करेंगे उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। तो देखो, यहां पे जैसे मैं चार्ट बनाऊं वैसे तुम लोग बढ़िया सा भी एक चार्ट बना लेना। तो दिल्ली सल्तनत कई 5 आपको डायनेस्टीज का नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कौन आती है? मामलूक्स, ठीक है। मामलूक्स, जिसको अपन क्या कहते हैं? स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। फिर सेकंड नंबर पे कौन आते हैं? सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे कौन? खिलजीज, ठीक है। खिलजी जलालुद्दीन से स्टार्ट हुआ था, फिर अलाउद्दीन ने आगे बढ़ाया, अलाउद्दीन बहुत फेमस था इसमें। फिर थर्ड नंबर पे आते हैं कौन? हमारे तुगलक्स, आई गेस यही है स्पेलिंग, ठीक है। थोड़ा बहुत स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। फिर चौथे नंबर पे आते हैं आपके सैयद।
एंड लास्ट आपके आते हैं लोदीज। ठीक है, अब इसके आगे क्या हुआ वो कहानी भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट एपिसोड जो है हमारा इन पांचों के बारे में। इन पांचों में से देखो सबसे पहले जो स्लेव्स आए, इन्हें स्लेव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी शुरुआत करी थी किसने? कुतुब उद दीन ऐबक ने। ठीक है, इसने शुरुआत करी थी। अब मैं ये सब आपको बता रहा हूं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में इस सब के बारे में कोई डिटेल्स नहीं दे रखी। एक्चुअली क्या होता था, जब आप पहले वाली अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, अब आपको पता है सिलेबस चेंज हुआ है। पहले की एनसीईआरटी में दिल्ली सल्तनत कंप्लीट एक चैप्टर हुआ करता था क्लास 7th में, फिर क्लास 8th में आके आप दिल्ली सल्तनत के बारे में नहीं पढ़ते थे, कुछ भी नहीं पढ़ते थे। अब आपको दिल्ली सल्तनत का एक रिवीजन दिया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि क्लास 7th में दिल्ली सल्तनत डिटेल में, और वो आप पढ़ नहीं पाएंगे आई गेस सो, अगर पढ़ा है तो बहुत बढ़िया, वरना आपको पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। उसके बाद उसका सन इन लॉ आया इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, तो अलग अलग राजा, अपन इतने डिटेल में नहीं जा रहे। अपन को बस इतना पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, जो कि एक क्या था, कमांडर था किसका? मोहम्मद घोरी का। और कमांडर ये बना था स्लेव से, मतलब ये पहले उसका स्लेव था, फिर धीरे धीरे कमांडर बना, इसीलिए इस पूरे डायनेस्टी का नाम ही रख दिया स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत अच्छा आदमी था, बहुत लोगों की मदद करता था, इसीलिए इसको लाख बख्श भी कहा जाता था। ठीक है, समझ में आया? अब खिलजीज के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम सबके बारे में नहीं, केवल अलाउद्दीन के बारे में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज इस पूरे खिलजी साम्राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन था? यही था। ठीक है, यही था। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत को बहुत ज्यादा एक्सपैंड करा, भयंकर एक्सपैंड करा। इनफैक्ट उसने मंगोल इन्वेजन से भी इंडिया को बचाया। मंगोल्स एक सेंट्रल एशिया की कम्युनिटी हुआ करती थी, मंगोल रीजन की। ठीक है, वो सबके पीछे पागल थे। पता है ना आपको मंगोल्स कौन थे? थोड़ा सा बता देता हूं शॉर्ट में। जंगेज खान ने स्टार्ट करा था मंगोल्स को। मंगोल्स का सिंपल टारगेट था कि भैया हम अपना ये जो रीजन है ना मंगोल वाला, एशियन वाला, इसको पूरा का पूरा कैप्चर कर देंगे। और ये बड़े रूथलेस लोग थे, जहां जाते थे तबाही मचाते थे, लाखों लोगों को मार देते थे और बहुत बुरी तरह लूटते थे। तो अगर ये इंडिया आ जाते तो इंडिया को बुरी तरह लूट लेते। इनको इंडिया आने से रोका किसने? अलाउद्दीन ने। लेकिन अलाउद्दीन को इंडिया से कोई भी ज्यादा नहीं बचा पाया। अलाउद्दीन की बात करें तो अलाउद्दीन का एक जनरल था जिसका नाम था मलिक कफूर। मलिक कफूर अलाउद्दीन का सबसे खास जनरल था, और उस मलिक कफूर ने अलाउद्दीन की बहुत मदद करी। किसमें? एरिया को एक्सपैंड करने में। वाई? बिकॉज मलिक कफूर भी एक तगड़ा फाइटर था, बहुत अच्छा कमांड लीडर था ये, और इसने साउथ इंडिया में बहुत अच्छे से उसको एक्सपैंड करा। ठीक है, इसने क्या करा? रेड करी डीप इनटू द सदर्न इंडिया। इसने साउथ में श्रीरंगम, मदुराई और चिदंबरम को कैप्चर कर लिया, पॉसिबली कंकर भी कर लिया रामेश्वरम को भी। इसकी वजह से ह्यूज वेल्थ फंड मिलता था सल्तनत की आर्मी को। समझ में आया यहां तक? अब बात करते हैं दूसरे राजा की। अलाउद्दीन की बात हो गई। अब सेकंड नंबर पे आए तो वो आता है तुगलक, जिसको कहा जाता है हिस्ट्री का एक फुलिश किंग। लेकिन ये एक बात माननी पड़ेगी और हमेशा याद रखना, तुगलक साम्राज्य का सबसे पॉपुलर राजा जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, इसके एम्पायर में दिल्ली सल्तनत अपने मैक्सिमम एरिया को कवर करता था। मैप्स की टेंशन मत लेना, आपके एक एक मैप में अलग से लेके आया हूं एनसीईआरटी की, जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी आप गेम समझो, चैप्टर समझो। इसने लार्जेस्ट एम्पायर को रूल करा है मौर्यन एम्पायर के बाद। मौर्य अशोका का जो एम्पायर था ना, उसके बाद सबसे बड़ा एम्पायर किसने रूल करा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। समझ में आ रहा है? अब इसने क्या करा, लेकिन इसको फुलिश क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने दो तीन उल्टी सीधी हरकतें करी। सबसे पहला कि इसने क्या करा, कैपिटल को अपने दिल्ली से उठाया और बोला कि दौलताबाद, जहां आज के टाइम पे महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है ना संभाजी नगर, उसके पास है दौलताबाद, वहां शिफ्ट कर दिया। क्यों इसने ऐसा क्यों करा होगा? इसने बड़ा सिंपल दिमाग लगाया कि देखो ये अपना इंडिया है ऐसा कुछ, अगर इंडिया में दिल्ली ऐसे टॉप पे है तो सेंटर नहीं है दिल्ली। इसने कहा मैं सेंटर में, इंडिया के एकदम सेंटर में जाऊंगा और वहां से रूल करूंगा। तो इसने सबको बोला, अपनी पूरी प्रजा को, कि 1000 किलोमीटर तक तुम लोग वहां पहुंचो, माइग्रेट करो। राजा महाराजा आराम से जा रहे हैं बैठ के अपना गद्दी पे, क्योंकि इनको क्या टेंशन, इनके लिए तो हाथी घोड़े रथ में बैठ के जा रहे हैं, लोग इनको उठा के ले जा रहे हैं। अब बेचारी जनता प्रजा जो है वो धीरे धीरे करके पहुंची। अब जैसे ही पहुंची तो देखा कि भैया दिल्ली पे तो बड़ा खतरा मंडरा रहा है और यहां दौलताबाद से तो कुछ हो नहीं पा रहा है। तो महाराज ने क्या करा, बोला चलो वापिस चलो। लोगों ने कहा बे पागल समझाएगा बे, वापिस चले? 1000 किलोमीटर हम पैदल चल के आए हैं, मर गए आधे तो हमारे, और तू कह रहा वापिस चल? उसने हाँ, और वो वापिस चला गया। अब आधे लोग बेचारे यहां रह गए दिल्ली में, आधे यहां रह गए, आधे बीच में मर गए। तो ये बहुत बड़ी ब्लंडर हो गया इससे।
अच्छा सिर्फ एक नहीं हुआ, एक ब्लंडर भाई साहब से और हो गया। भाई साहब ने क्या करा, भाई साहब ने एक नई पॉलिसी बनाई जिसको हम कहते हैं टोकन करेंसी, जो आज भी यूज होता है। तो थोड़ा था तो ये विजनरी और एडवांस्ड आइडिया, एम्बिशियस बहुत था ये, इसके प्लान्स बहुत बड़े थे, लेकिन उसको एग्जीक्यूट सही से नहीं कर पाता था, कर्म करने जाता था कांड हो जाता था। इसने बोला कि यार देखो, सोना हम यूज करते हैं, सोना एक बहुत प्रेशियस चीज है, उसको अपन को क्या करना चाहिए, रखना चाहिए, और हम कुछ ऐसी चीज चलाएं जिसकी वैल्यू बस हमें पता हो कि हाँ इसकी इतनी वैल्यू। तो इसने क्या कहा, कॉपर के हम कॉइन बनाते हैं, कॉपर बड़ा आसानी से मिल जाता था, तांबा, तो इसने कॉपर के कॉइन्स बना। लेकिन हुआ क्या, उससे जो जनता थी उसको समझ ही नहीं आया, कंफ्यूज हो गई, क्योंकि आधे लोगों को आदत थी सोने की यूज करने की, अब कॉपर आ गए। उसके ऊपर से सबसे बड़ा प्रॉब्लम था काउंटरफीटिंग, यानी कि नकली सिक्के बन जाना। लोग असली और नकली के बीच में फर्क नहीं पता कर पा रहे थे, इसीलिए वो उसको यूज नहीं करना चाहते थे। तो ऐसे मोहम्मद बिन तुगलक की ये दो स्ट्रैटेजीज की वजह से उसका पूरा एम्पायर ही बहुत ज्यादा बुरी तरह फेल होता जा रहा था। ट्रेड और इकोनॉमी भी इसकी वजह से बहुत ज्यादा सफर करी। अब बात करें ये राजा महाराजाओं की लाइफस्टाइल की दिल्ली सल्तनत में, तो भैया राजा महाराजाओं बहुत बड़े बड़े पैलेसेस में रहते थे, बहुत महंगे महंगे कपड़े पहना करते थे, और इनके पास अथाह की ज्वेलरी थी। सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि सारा का सारा पैसा आ कहां से रहा है? तो वेरी इजी, ये सारा पैसा आता था या तो लोगों को लूट के या फिर लोगों पे टैक्स लगा के। दो, ठीक है, दो रीजन है, पहला है लूट एंड दूसरा है टैक्सेशन। अब उसके अलावा सिर्फ यही नहीं था, उसके अलावा था स्लेव ट्रेड, कि भैया ये क्या करते थे, लोगों को खरीद के बेच देते थे, लोगों को बेच देते थे पूरी जिंदगी के लिए, वहां से भी पैसा आ जाता था, है ना। जो लोगों को एनस्लेव बना लिया है वो बिना पैसों के लाइफ टाइम इनके लिए काम करते थे। कई स्लेव्स को सेंट्रल एशिया, दूर दूर देशों में बेच दिया जाता था, ये भी प्रॉब्लम थी। अब सोसाइटी की बात करें कि भैया आम लोगों की जिंदगी कैसी थी दिल्ली सल्तनत में। अब आप सोच रहे होंगे आदि भैया दिल्ली सल्तनत में तो सैयद भी थे, लोधीज भी, आपने उन सबके बारे में क्यों नहीं बताया? बिकॉज इस चैप्टर में हम दिल्ली सल्तनत के एक एक राजा के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। वी जस्ट वांट टू नो कि दिल्ली सल्तनत में कौन से मेन राजा थे, उसमें क्या फेमस था, एंड उसने इंडिया को कैसे इंपैक्ट करा, ये ध्यान से देखो। तो दिल्ली सल्तनत के ज्यादातर राजा वर वेरी क्रूएल। कैसे थे? बहुत क्रूएल थे। इनफैक्ट ज्यादातर राजाओं ने क्या करा था, जजिया टैक्स लगा रखा था। जजिया टैक्स एक ऐसा टैक्स था जो हर नॉन मुस्लिम को देना होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे नास्तिक हो, भगवान को ना मानता हो। लेकिन अगर आप इस्लाम को नहीं कबूल रहे हैं तो आपको अलग से टैक्स देना पड़ेगा, जिसे कहते हैं जजिया, ठीक है। अब ये जो टैक्स था, गेव प्रोटेक्शन एंड मिलिट्री एग्जेम्पशन, ठीक है, ऑफन कॉज्ड हार्डशिप। इसकी वजह से अक्सर लोगों को बहुत बुरा समय फेस करना पड़ता था और बहुत ह्यूमिलिएशन। एनकरेज रिलीजियस कन्वर्जन, और कई सारे लोग इस वजह से क्या हो रहे थे, रिलीजियस अपना धर्म परिवर्तन करने में लग गए थे कि भैया हम ये टैक्स नहीं दे सकते, अपने बच्चों को तो पालना है ना, तो क्या करें, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, और क्या ही कर सकते हैं। अब लास्ट एपिसोड 1 खत्म होता है यहां पे कि दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन कैसे हुआ। तो देखो, दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन हुआ एक मंगोल की वजह से। मैंने आपको बताया था कि मंगोल ने इंडिया पे पहले भी अटैक करने की कोशिश करी थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने यह होने से बचा लिया था। लेकिन एक बार फिर एक और टर्किश मंगोल रूलर आया जिसका नाम था तैमूर। क्या नाम था? तैमूर। ये 1398 में इंडिया आया। कब आया? 1398 में। ये तब आया जब दिल्ली में सैयद, मतलब पूरे इंडिया में सैयद एम्पायर चल रहा था। अब तैमूर ने इंडिया को इन्वेड करा और इस बार तैमूर को आने से कोई रोक नहीं पाया, और क्या हुआ, उसने ऐसा अटैक करा जिससे पूरा का पूरा दिल्ली तहस नहस हो गया। हजारों लाखों लोग मारे गए, हजारों लाखों लोग एनस्लेव हो गए, और वो बहुत सारा धन दौलत दिल्ली से लूट के चला गया। ये था दिल्ली का पतन का, यानी कि डिक्लाइन का सबसे बड़ा रीजन, तैमूर का इन्वेजन। कोई आपसे पूछे क्यों हुआ? रीजन नंबर 1 इज द इन्वेजन ऑफ तैमूर। रीजन नंबर 2 इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो आपको पहले से पता है कि भैया राजा राजा को ही मार दे रहा है, अपने पापा को मार दे रहा है ना। अलाउद्दीन ने क्या करा, अपने ही सन फादर इन लॉ को मार दिया राजा बनने के लिए। तो सेकंड रीजन ये बना। इसके बाद जो थर्ड अगला रीजन था कि भैया दिल्ली बहुत वैसी कमजोर था, और अब जो अगला एम्पायर दिल्ली पे आया रूल करने, उनका नाम था लोधीज। लोधीज ऑलरेडी इतने पावरफुल नहीं थे, ठीक है। लोधीज बिकेम द लास्ट सल्तनत ऑफ दिल्ली डायनेस्टी, और सल्तनत की जो टेरिटरी थी वो बहुत ज्यादा श्रैंक होती जा रही थी। वाई? इसके बहुत बड़े रीजन थे, मैंने आपको बताया। एक तो तैमूर का इन्वेजन हो गया, दूसरा
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तीसरा, इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनते जा रहे थे, क्योंकि इधर जहां से दिल्ली पर अटैक होता है ना, तो बाकी जो किंगडम दिल्ली के अंडर में थे, दिल्ली सल्तनत के अंडर में थे, वो सब क्या बोले कि भैया अब हम क्यों है दिल्ली सल्तनत के, मारो लात, हम इंडिपेंडेंट, नाउ आई एम द किंग, जो मैं चाहूं करूं, जिंगा लाला हूं मस्ती मस्ती। तो भैया ये क्या हुआ, लोगों ने कहा हम इंडिपेंडेंट है, हमें इनके फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे चीजों की वजह से क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है। ये आपके मैंने मैप्स हैं, देखो एक बार देख लो। यहां पे आपको मैं दिखाता हूं कि तुगलक जो मैंने आपको बताया था ना, मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में क्या क्या आता था। तो देखो तुगलक डायनेस्टी इतनी ज्यादा बड़ी हो गई थी, देखो पूरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये देखो ये इतना बड़ा रीजन केवल और केवल तुगलक के अंडर में आ गया था। अब लोधीज की बात करें तो देखो दिखाता हूं, लोधी डायनेस्टी, ये डायनेस्टी है, लोधी डायनेस्टी केवल इतनी बड़ी रह गई, ठीक है, केवल इतनी सी रह गई, ठीक है। अच्छा अब आप कह रहे होंगे आदि भैया इसके अलावा भी मुझे कुछ और चीज, देखो यहां पे है दौलताबाद, ये मैप पे आएगा, इंपॉर्टेंट मैप वर्क है, ये देख लो इंपॉर्टेंट मैप वर्क। बताओ अब ये भी तुम्हें कोई बताएगा वन शॉट में, सिर्फ आदि भैया बता रहे हैं, इसी के लिए एक बार आदि भैया ओपी लिख दो एक बार कमेंट में। अब इंपॉर्टेंट मैप वर्क देख लो, यहां पे दौलताबाद है, ठीक है, यहां पे ग्वालियर है, दिल्ली ये रहा आपका, तो दिल्ली से दौलताबाद में 1000 किलोमीटर थे, ये याद रखना, पूछा जा सकता है। अब आपको कुछ एक चीज दिख रही होगी, आपको दिख रहा होगा आदि भैया इधर मुझे कुछ एरिया दिख रहा है जो अभी तक तुगलक के कंट्रोल में भी नहीं आया, और तुगलक का सबसे बड़ा एम्पायर था दिल्ली सल्तनत में, तो इसका मतलब दिल्ली सल्तनत के अंडर में नहीं आया ये एरिया। तो ये कौन सा एरिया भैया, ये कौन है ऐसे इंपॉर्टेंट लोग, ठीक है। यहां पे देखो एनसीईआरटी ने खुद लिखा है इंपॉर्टेंट सिटीज, तो देख लो कौन कौन से हैं, जूनागढ़, इधर दौलताबाद, ग्वालियर, दिल्ली, जौनपुर, पेशावर, इधर हालबेड़ू, बेलूर और मथुरा। आप कहोगे आदि भैया आपने इन सब के बारे में तो बताया ही नहीं, तो ये कैसे होगा इंपॉर्टेंट, अभी बताऊंगा, ध्यान से देखते रहना। चलो अब ये आगे कुछ और भी है, ये बता दूंगा। अब देखो कुछ ऐसे एम्पायर भी थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को रेजिस्ट करा सक्सेसफुली कि भैया हम दिल्ली सल्तनत के अंडर में नहीं आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्टर्न गंगा किंगडम की, ठीक है, ईजी के शॉर्ट में लिखना। तो इसमें कौन सा एरिया आता है, आज के टाइम पे उड़ीसा और बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये सब वाला जो एरिया आता है ना, तो ईस्टर्न गंगा किंगडम जो था ये भी कभी फुल्ली कैप्चर नहीं हुआ, दिल्ली सल्तनत इसको कर नहीं पाया। ये क्यों फेमस था, अपने कल्चर की वजह से, अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से। और एक ऐसा राजा था जो बहुत ज्यादा फेमस और बहुत पावरफुल था, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वो है नरसिम्हदेव वन, ठीक है। नरसिम्हदेव वन जो था ये बहुत ही अच्छा रूलर था, और इसने इतने अच्छे से रूल करा कि दिल्ली सल्तनत कभी ईस्टर्न गंगा किंगडम को कैप्चर नहीं कर पाया। इसी की वजह से इसने क्या करा, अपनी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करने के लिए ओडिशा में कोणार्क सन टेम्पल भी बनवाया, जो बड़ा फेमस है ना। कोणार्क सन टेम्पल आपको पता होगा, ये रहा कोणार्क सन टेम्पल बनवाया, ये रहा, ठीक है। अगला दूसरा आता है होयसला। होयसला भी मैं आपको दिखाता हूं मैप पे कहां पे है, ध्यान से देखो, साउथ में है वैसे तो, ठीक है। ये देखो हमारे साउथ में पड़ता है होयसला किंगडम। होयसला किंगडम भी ऐसा है जो आज के टाइम पे कर्नाटका में पड़ता है, और इन्होंने रेजिस्ट करा दिल्ली सल्तनत को बार बार, ठीक है। मेजरली इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन कुछ समय तक ये वापस किसके अंडर में, दिल्ली सल्तनत के अंडर में आ गए थे। जैसे अभी हमने पढ़ा ईस्टर्न गंगा, वो कभी भी नहीं आया, नेवर, कभी नहीं, वो कभी नहीं हारा। ये जो थे इन्होंने बहुत बहुत कोशिश करी, लेकिन बहुत कम समय के लिए दिल्ली सल्तनत के अंडर में आ गए थे। इसके बाद हम बात करें होयसला किंगडम की, तो कैसे वो वीक हो गया। एक तो पहला इंटरनल कन्फ्लिक्ट, आपस में लड़ाई होने लगी। दूसरा कि भैया लगातार इन पे अटैक हो रहा है दिल्ली सल्तनत से, तो और वीक हो गए। तीसरा कि भैया विजयनगर एम्पायर एक फ्यूचर में साउथ में बहुत बड़ा एम्पायर बना, और ये भी उसका हिस्सा बन गए, इसीलिए होयसला किंगडम खत्म हो गया। तीसरा, और कौन कौन थे जो दिल्ली सल्तनत को रेजिस्ट कर रहे थे, वो थे इंडिपेंडेंट किंगडम। मैंने आपको बताया ना कि भैया कुछ लोग जो दिल्ली सल्तनत के अंडर में थे, उन्होंने बाद में बोला हम क्यों रहे, बाढ़ में जाए, हमें नहीं रहना है। तो रेबेलियंस होने लगे, जिससे दिल्ली सल्तनत वीक हुई। ऐसी ही एक सबसे बड़ी सल्तनत बनी जिसका नाम है बहामनी सल्तनत, ठीक है। ये भी साउथ में ही है, ठीक है, साउथ इंडिया में ही है। ये डेक्कन रीजन में एक सल्तनत बनी, बहामनी सल्तनत। ये बहामनी जो थी, ये लार्ज पार्ट ऑफ द डेक्कन को कंट्रोल करती थी। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एरिया आते थे। देखो दिखाता हूं तुमको बहामनी सल्तनत कहां थी, ये रही, ये देखो, ये जो पूरा एरिया तुमको दिख रहा है रेड रेड, ये पूरा है बहामनी सल्तनत। ये बहामनी सल्तनत के अंडर में अलग अलग स्टेट आते थे। जैसे देखो ये है पूरा बीजापुर,
ये है अहमदनगर, ये ऊपर वाला है पूरा बेरार, ये इधर वाला है बेरार और गोलकोंडा। तो ये 5 डिफरेंट एरियाज आते थे, ठीक है। ये बेरार, ये अहमदनगर, ये मैप पे आ सकता है इसीलिए तुम्हें दिखा रहा हूं, बीजापुर, बिदार एंड कौन सा कलर ले लें, येलो हो गया, ब्लू हो गया, ऑरेंज, गोलकोंडा, ठीक। ये पूरा एरिया है आपका कौन सा, ये है आपकी बहमनी सल्तनत। बहमनी सल्तनत, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? चलो, बहुत शानदार। अब देखो अब बात करें अगला, राजस्थान। राजस्थान भी कभी दिल्ली के अंडर में नहीं आया, वो भी अटैक, वो भी क्या करते रहे, डिफेंस करते रहे लगातार। राजस्थान वाज नेवर फुल्ली कंकर्ड, कभी पूरी तरह कंकर्ड नहीं हुआ। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है राणा कुंभा का, ठीक है। राणा कुंभा जो थे, उन्होंने मेवाड़ को रूल करा था 15th सेंचुरी में, और इन्होंने डिफीटेड सल्तनत एंड रीजनल इन्वेजन, इन्होंने कई बार क्या करा, अपने रीजन, अपने एरिया को बचाने के लिए दिल्ली सल्तनत से बहुत लड़ाइयां लड़ी, लेकिन इन्होंने बचा लिया। आगे बढ़े तो देखो, इन्होंने मेवाड़ को इंडिपेंडेंट रखा और स्ट्रांग रखा, और कुंभलगढ़ फोर्ट, बहुत फेमस कोट है, देखो कुंभलगढ़ का जो किला है, ये एक मेजर राजपूत का स्ट्रांग होल्ड, मतलब एक ऐसी निशानी बन गई जिससे पता चलता है कि राजपूत कितने स्ट्रांग थे। इस फोर्ट की जो दीवारें हैं वो लगभग 36 किलोमीटर लंबी हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। चलो, तो यहां पे खत्म होता है एपिसोड 1। चैट में एक बार, चैट में तो क्या ही लाइव थोड़ी है, कमेंट में जाके लिख दो एपिसोड 1 में आपको कैसा लगा, मजा आया नहीं आया, क्या अच्छा लगा। अब बात करते हैं एपिसोड 2 की, द विजयनगर एम्पायर। ये छोटा सा एपिसोड है, फटाफट करेंगे इसको खत्म। देखो, तो आपको याद है तुगलक एम्पायर, दिल्ली सल्तनत का। तुगलक एम्पायर में 2 कमांडर थे जिनका नाम था हरिहरा और बुक्का, दोनों भाई थे। इन दोनों ने क्या करा, तुगलक एम्पायर से हर चीज सीखी कि भैया अच्छा ऐसे चलाया जाता है एम्पायर, और गए साउथ में और जाके इन्होंने 14th सेंचुरी में एक अपना एम्पायर बना दिया, जिसका नाम रखा विजयनगर एम्पायर। तो एस्टैब्लिश करा इन्हें 2 भाइयों ने, जिनका नाम था हरिहरा और बुक्का। ये पहले मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में सर्व कर चुके थे, और इन्होंने दिल्ली सल्तनत की अथॉरिटी को मना कर दिया। इन्होंने एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया, ठीक है, साउथ इंडिया में, और कैपिटल जिसकी बनाई हम्पी में, ठीक है। गुरु विद्यारण्य गाइडेड द फाउंडर्स, तो गुरु जो थे उन्होंने हेल्प करी, कि गाइड करा, और एम्पायर जो है बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री स्टेट बन गया धीरे धीरे। इस एम्पायर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन बना, बहामनी सल्तनत। ध्यान से देखो, ये मैप देखो, ये मैप से तुम्हें सब चीजें समझ में आएंगी। ये है बहामनी सल्तनत, और इस बहामनी सल्तनत के नीचे पूरा का पूरा जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया, ये और कुछ नहीं है, ये पूरा का पूरा विजयनगर है। विजयनगर इतना बड़ा एम्पायर था। तो पूरे साउथ इंडिया में अगर कोई सबसे बड़ा एम्पायर बना तो दैट वाज द विजयनगर एम्पायर, ठीक है, दिखाई दिया। इसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन था, ये बहामनी सल्तनत थी। ये वाला मैप अगर नहीं होगा तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा ना, विजयनगर एम्पायर। और देखो भाई क्या क्रेजी बात है, आज इस एरिया का मतलब तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर कौन है, समझ गया ना। तो क्या तगड़ा कनेक्शन है, विजयनगर एम्पायर से आज विजय चल रहे हैं। चलो, अब देखो, मैंने आपको बताया कि इनकी राइवलरी जो थी वो किससे थी, बहामनी सल्तनत से थी। मेजर इनका सबसे बड़ा राइवल था। लेटर बहामनी सल्तनत जो है वो 5 डिफरेंट सल्तनत में टूट गई, बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार, अहमदनगर और बिदार, जो मैंने आपको बताया। और फॉर्मर गवर्नर्स जो थे उनको इंडिपेंडेंस मिल गई, मतलब जो पहले गवर्नर थे इन एरियाज के वो राजा बन गए इन्हीं एरियाज के, क्योंकि ये 5 पार्ट में टूट गई। फ्रीक्वेंट वॉर्स होती रही डेक्कन में, उसकी वजह से बीजापुर और गोलकोंडा जो थे मेजर राइवल्स थे। किसके, बीजापुर और गोलकोंडा आपके मेजर राइवल थे विजयनगर एम्पायर के। ये दोनों लगे पड़े थे कि नहीं हमको हराना है, हमको अच्छा नहीं लगता विजयनगर एम्पायर। लड़ाई रहती थी इनकी, टेरिटोरियल डिस्प्यूट होते थे इनके गजापति रूलर्स के साथ। देखो मैंने आपको बताया था ना, गजापति रूलर्स, इनके साथ कंफ्लिक्ट मेंटेन हुए कहां से, विजयनगर एम्पायर के इन्फ्लुएंस की वजह से। अब मैं आपको गजापति रूलर भी दिखा देता हूं कहां पे थे। मैप से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो गजापति एम्पायर, ये वाला मैप नहीं है, बहामनी सल्तनत, विजयनगर एम्पायर, कृष्णदेवराय, ये रहा। देखो इसमें जो आपको ये वाला एम्पायर दिख रहा है ना, ये इधर वाला,
जितने भी स्ट्रेट लाइन वाला ये पूरा है गजपति एम्पायर। अब ये भी विजयनगर एम्पायर के साथ कन्फ्लिक्ट में रहता था, क्योंकि ये भी इनसे जस्ट चिपके हुए हैं, तो इनसे भी लड़ाई चलती रहती थी। तो विजयनगर एम्पायर की प्रॉब्लम क्या थी कि भैया इधर से भी अटैक हो रहा है, इधर से भी अटैक हो रहा है, हर तरफ से क्या हो रहा है, हर तरफ से अटैक पे अटैक ही हो रहा है हम पे। ठीक है, चलो क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब विजयनगर एम्पायर में एक ऐसा राजा आता है जो विजयनगर एम्पायर की हिस्ट्री को काफी हद तक चेंज कर देता है, जिसका नाम है कृष्णदेवराया। कृष्णदेवराया ही वो राजा बना जिसने विजयनगर एम्पायर को अपने एकदम पीक, जो मैंने अभी आपको बार बार मैप पे दिखा रहा हूं कि भाई पूरा साउथ इंडिया इनके अंडर में, इतना बड़ा लेके गया ये राजा। ठीक है, ये विजनरी था और इसी के समय को कहा जाता है द गोल्डन एज ऑफ विजयनगर। इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि सिर्फ एक अच्छा फाइटर होने के साथ साथ ही वॉज अ गुड वॉरियर, स्टेट्समैन, पैट्रन ऑफ आर्ट्स, बिल्डर ऑफ एन एम्पायर एंड लेजेंड था बहुत समय के लिए। अब कैसे आपको दिखाऊंगा। इसने 16th सेंचुरी को रूल करा, इसने एम्पायर को अपनी ग्रेटेस्ट ग्लोरी पे लेके गया, इसने एक्सपैंड करा बहुत ज्यादा और विजयनगर एम्पायर को स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर बना दिया पूरे के पूरे डेक्कन रीजन। अच्छी बात क्या थी कि भैया ये सपोर्ट करता था लिटरेचर को, आर्ट को, एजुकेशन को, एनकरेज करता था संस्कृत को, तेलुगु को, कन्नड़ को। इसने भाई साहब ने खुद ही एक बहुत फेमस किताब लिखी है अमुक्त मल्याद, जो कि किसके ऊपर है, गुड गवर्नेंस की, जिसमें डिस्कस करता है कि अच्छा राजा कैसा होना चाहिए, अच्छी पॉलिसीज कैसे बननी चाहिए। इसके समय को हम क्या कहते हैं, कल्चरल रेनेसांस कहते हैं। रेनेसांस एक ऐसा समय जब पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस लोगों का बदल जाता है, इसको कहते हैं रेनेसांस। समझ में आया। अब देखो, ये टेंपल्स को बहुत सपोर्ट करता था, इसने तिरुपति टेंपल पर बहुत डोनेट करा, विट्ठल टेंपल इसने सपोर्ट करा, मैग्निफिसेंट टेंपल्स बनवाए और विजयनगर क्या बन गया, एक आर्किटेक्चरल मार्वल बन गया कि भैया इतने सुंदर आर्किटेक्चर बनने लगे यहां के, आप सोच भी नहीं सकते। कृष्णदेवराया की डेथ हो जाती 1529 में। कृष्णदेवराया के बाद क्या होता है, उसका सन इन लॉ, मतलब उसका जो दामाद है वो राजा बनता है, लेकिन उसका दामाद इतना पावरफुल नहीं था जितना कृष्णदेवराया था। तो क्या करते हैं, आपको याद है इनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन था, बताओ, बहामनी सल्तनत। बहामनी सल्तनत की सारी सल्तनत आपस में क्या करते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, कहते हैं कि ये बेस्ट मौका है, कृष्णदेवराया मर गया है, यही मौका है कि हम विजयनगर एम्पायर को खत्म कर सकते हैं। ये सारी पांचों सल्तनत मिल गई, जो आपको मैंने बताया था ना, गोलकोंडा, बेरार, अहमदनगर, ये सब मिल गए और इन्होंने विजयनगर एम्पायर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई को कहा जाता है द बैटल ऑफ तालीकोटा, है ना, बैटल ऑफ तालीकोटा। तो बैटल ऑफ तालीकोटा किसके बीच में थी, बहामनी सल्तनत वर्सेस विजयनगर एम्पायर। कब हुई थी, 1565 में, जिसमें कौन लड़ा था विजयनगर एम्पायर की तरफ से, रामराया। रामराया, ठीक है, तो एक तरफ थे आपके रामराया और दूसरी तरफ थे सारे यूनाइटेड बहामनी सल्तनत, सब मिलके। हेंस कौन जीतता है, बहामनी सल्तनत जीत जाती है और इसी की वजह से विजयनगर एम्पायर पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, 1565 में, ये याद रखना डेट। ठीक है, चलो डिक्लाइन कैसे हुआ, मैंने आपको बताया, सिटी को बहुत समय तक लूटा गया, बहुत सारे सिविलियंस को मार दिया गया, एम्पायर जो थे धीरे धीरे बट गया और खत्म हो गया। नाउ कम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड हमारी जर्नी का, जिसका नाम है द मुगल एम्पायर। विजयनगर एम्पायर कैसा लगा कमेंट में फटाफट बता दो। और अब शुरू करते हैं द मुगल्स, हेडिंग डाल लो फटाफट। द मुगल एम्पायर, भाई भारत का सबसे बड़ा एम्पायर प्रोबेबली जिसे हम कह सकते हैं, जिन्होंने बहुत बहुत समय तक, इनफैक्ट जब तक अंग्रेज नहीं आ गए तब तक हमारे देश पे रूल कर। ठीक है, तो लास्ट हमें याद है दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत में आखिरी जो एम्पायर था वो था लोधी, और लोधी में भी जो सबसे आखिरी राजा था उसका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का सबसे बड़ा दुश्मन था राजस्थान में राणा संगा। ठीक है, तो राणा संगा जो थे वो बेचारे बड़े, मतलब थे तो वो ठीक ठाक आदमी, लेकिन वो बहुत ताकतवर थे, वो उससे बहुत परेशान रहता था इब्राहिम लोधी। उसने क्या कहा कि भैया ये राणा को हराने के लिए मैं क्या करता हूं, मतलब ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है एनसीईआरटी में लिखा है, ये तुम्हें हिस्ट्री की थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि इब्राहिम लोधी ने कुछ अपने इधर उधर के सोर्सेस को लगा के बोला कि जाओ कि समरकंद नाम की एक जगह थी जहां पे एक राजा था बाबर नाम का, उसको अपने ही जगह समरकंद से निकाल दिया गया था, है ना, उज्बेकिस्तान जहां है वहां से उसको निकाल दिया अपने घर से। तो भैया वो लेके घूम रहा था अपनी आर्मी की, क्या करूं कहां जाऊं। ऐसे में उसको किसी ने खबर भेजी कि भारत आ जाओ, भारत में एक जगह है यहाँ राजस्थान, यहां पे आके तुम आराम से अटैक करो और यहां रहने लगो।
उसने कहा ठीक है। उसने भारत के बारे में और पता करा, तो पता चला भारत तो सोने की चिड़िया है, यहां तो आपस में बहुत लड़ाई है और ये दिल्ली सल्तनत भी इतनी कुछ खास चल नहीं रही, इब्राहिम लोदी एकदम लल्लू राजा है। उसने कहा बेस्ट मौका है। उसने क्या करा, वो आया दिल्ली और उसने दिल्ली पे कर दिया अटैक, और पहली बार हुई बैटल ऑफ पानीपत। अब देखो बैटल ऑफ पानीपत कहां हुई, पानीपत हरियाणा में जगह पड़ती है। वहां पे एक तरफ था इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ कौन था, दूसरी तरफ था आपका जो मैंने बताया बाबर। बाबर जो था उसके पास पावर क्या थी, उसके पास गन पाउडर यानी कि बारूद और आर्टिलरी। मतलब ये पहली बार था कि भारत में कोई राजा बंदूक और तोप लेके आया, और भारत के राजा तो अभी तक बेचारे तलवार से या भाले से लड़ते थे, अब इनको गोली से दूर से ही मार दिया जा रहा है, ये बेचारे हार गए। तो भैया पहली जो बैटल हुई 1526 में, उसमें बाबर जो था वो जीत गया, और ऐसे शुरुआत हुई मुगल एम्पायर की। इब्राहिम लोदी द लल्लू हार गया, ठीक है। अब हार तो गया फर्स्ट बैटल में और मुगल एम्पायर शुरू तो हो गया, लेकिन बाबर जो था बेचारा ज्यादा साल रूल नहीं कर पाया। 1526 से लेके केवल और केवल 1530 में इसकी डेथ हो गई, 1530 में इसकी डेथ हो जाती है। दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया, बाबर ने अपना पहला जो एम्पायर था उसको शुरू कर दिया। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसमें उसने जिसका नाम था बाबर नामा, यानी कि उसकी ऑटोबायोग्राफी, जिसमें वो अपने बारे में बताता है कि भाई उसको पोएट्री पसंद थी, उसको आर्किटेक्चर पसंद था, उसको नेचर पसंद था। उसके बावजूद भाई साहब ने क्या करा, शहर के शहर डिस्ट्रॉय कर दिए और कई लोगों को मार दिया और कई लोगों को गुलाम बना दिया। देख रहे हो खतरनाक चीजें। अब देखो बाबर की लेगेसी, बाबर के बारे में तुमने सुन लिया। बाबर साहब की लेगेसी ये है कि उन्होंने ऐसे टावर बना दिए थे स्कल के, इतने लोगों को मारा था कि लोगों के ऐसे जो मुंह की हड्डी होती है ना उसके टावर बना दिए थे। ये इंडिया आया था किसके लिए, वेल्थ के लिए, और ये इंडिया को कहता था कि भाई इंडिया की दो चीजें से बहुत पसंद थी, पहला था यहाँ का आर्ट, ठीक है, और दूसरी थी यहाँ की रेनफॉल, कि भाई इंडिया में बारिश बहुत अच्छी पड़ती है, वेरी खूबसूरत, ये दो चीजें पसंद थी। अब बाबर 1530 में मर गया, उसके बाद आता है उसका प्यारा बेटा जिसका नाम था हुमायूं। हुमायूं जो था वो सक्सीड करता है बाबर को 1530 में। बाबर बहुत केपेबल राजा था, लेकिन हुमायूं इतना केपेबल नहीं था। हुमायूं को इतना बड़ा एम्पायर जो मिल गया था उसको संभालने में बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही थी। इनफैक्ट इसी डिफिकल्टीज के चलते एक और टर्किश अफगान का रूलर था जिसका नाम था शेर शाह सूरी, वो भी अफगानिस्तान से आया था, इंडिया में ही आ गया था, लेकिन उसका इतना बड़ा एम्पायर नहीं था, वो दिल्ली सल्तनत को कैप्चर नहीं कर चुका था। उसने देखा कि अरे ये जो मुगल एम्पायर मेन एम्पायर है, इसका जो इस समय राजा है हुमायूं, ये तो थोड़ा लल्लू है, तो क्यों ना मैं इसको हरा दूं तो पूरा इंडिया मेरे अंडर में आ जाएगा। और यही हुआ। शेर शाह सूरी जो था उसने अटैक कर दिया और उसने पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया को कैप्चर कर लिया। इसकी वजह से हुमायूं जो था बेचारा वो वहां से डर के भाग गया और वापस चला गया अपने समरकंद, वापस चला गया, ठीक है। इसने क्या करा, इसने दिल्ली अपने नॉर्थ इंडिया में सूर एम्पायर की स्टार्ट करी। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको बता रहा हूं ये बात, सूर एम्पायर हमारे पूरे इंडियन हिस्ट्री का सबसे अच्छा एम्पायर था, क्योंकि इस समय हमारे देश में हाईवेज बने, रोड्स बन रही थी, कनाल बन रहे थे, नालियां बन रही थी। मतलब ये जो राजा था ना शेरशाह सूरी, ही वॉज अ वेरी वेरी गुड इन एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत अच्छे से रूल करता था। लेकिन 13-14 साल बाद हुमायूं जो था वो वापस आ गया और उसने अपने थ्रोन को वापस हासिल कर लिया। सूर एम्पायर बहुत कम समय तक, कुछ ही सालों के लिए रूल कर पाया दिल्ली। इसी सूर एम्पायर के बीच में शेरशाह सूरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांडर था जिसका नाम था हिमू। क्या नाम था उसका? पूरा नाम हेमचंद्र था, लेकिन उसको प्यार से कहते थे हिमू। हिमू ने क्या करा, हिमू ने वो कर दिखाया जो कोई और राजा नहीं कर रहा था। उसने दिल्ली, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे सैनिक थे दिल्ली सल्तनत के, मुगल्स के, मतलब जो मुगल पहले से बाबर वगैरह के, उसने उन सबको हरा के दिल्ली को कैप्चर कर लिया। शेर शाह सूरी के अंडर में अब दिल्ली भी आ गया, लेकिन इसने शेर शाह सूरी को नहीं दिया। हेमू ने क्या कहा कि मैं ही राजा हूं अब दिल्ली का। तो दिल्ली का राजा कौन बन गया? हिमू। आप ये याद रखना, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत आपको पता है कब से हुई थी? 1192 में हुई थी। इससे पहले एक हिंदू रूलर था पृथ्वीराज चौहान जो रूल कर रहा था। उससे लेके हमारे देश की आजादी तक 1947 में, इस पूरे काल में सिर्फ एक ही हिंदू रूलर ने इंडिया पे रूल करा है जिसका नाम है हिमू, ठीक है। बाकी भी थे, आपको कोई छत्रपति शिवाजी, लेकिन कोई भी नेशनल लेवल की एक टेरिटरी नहीं बना पाया जैसी मुगल्स के पास थी या दिल्ली सल्तनत के पास थी या ब्रिटिशर्स के पास थी,
ठीक है, ना ब्रिटिशर्स में कोई हिंदू लीडर था, ना मुगल्स में कोई हिंदू राजा आया, और ना ही दिल्ली सल्तनत में, तो केवल एक ही था, वो था हिमू। ठीक है, ये फैक्ट इसके बारे में याद रखना। इसने खुद को टाइटल दिया विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य। इसने कई बैटल्स जीती। आखिर में इसकी बैटल होती है हुमायूं के बेटे किसके साथ, अकबर के साथ, और पानीपत में ये हार जाता है। ठीक है, सेकेंड बैटल होती है 1556 में। 1556 में सेकेंड बैटल होती है इनकी, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जहां एक तरफ था हिमू, एक तरफ था अकबर। अकबर जीत जाता है, हिमू हार जाता है। ठीक ठीक है, 1556 मैंने आपको बता दिया, रीएस्टैब्लिश हुआ मुगल एम्पायर दिल्ली पे भी। अब हम बात करते हैं केवल अकबर की, क्योंकि भैया अकबर ने काम भी कुछ ऐसे क्रेजी करे हैं कि इसके बारे में बात तो करनी पड़ेगी। अकबर एम्परर बना एट द एज ऑफ 13 साल में राजा बन गया। इसने अपने थ्रोन को 1556 में, मैंने आपको बताया, असेंड करा। इसने आते ही सबसे पहले तो चित्तौड़गढ़ के किले पे इसने ढाबा बोला कि भैया मुझे चित्तौड़गढ़ के किले पे जीत हासिल करनी है, राजपूतों को हराना है। राजपूत भी भैया 5 महीने तक इसके साथ लड़ते रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिर में क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग राजपूत रेजिस्टेंस इसको देखने को मिला, 5 महीने तक लड़ता रहा। उसके बाद क्या हुआ, 5 महीने बाद इसने हरा तो दिया, हराने की वजह से इसने 30,000 लोगों को तो मारा ही मारा, लेकिन जितनी औरतें थीं उनमें से एक भी स्लेव नहीं बनी। ज्यादातर लोगों ने क्या करा, ज्यादातर लोगों ने जौहर परफॉर्म करा। मैनी राजपूत वुमेन ने जौहर, जौहर मतलब आग में कूद जाना। ये देखो, आग में कूद गई, क्योंकि देखो पहले के जो राजा होते थे ना, उनकी जो आर्मी होती थी वो बहुत खराब लोग होते थे। वो क्या करते थे, औरतों का रेप करते थे, बच्चों को मार देते थे, उनको स्लेव बना देते थे। तो ये लोग मानते थे कि इससे बेहतर जीना हमारे लिए क्या होगा, हम मर जाए। ऐसे जीने से बेहतर है कि हम मर जाए, ये कहा जाता था। राजपूत वुमेन जम्प्ड इनटू फायर, जौहर का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अब और क्या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी यूज करता था, बहुत चालू था। इसको समझ में आ गया था एक टाइम के बाद अकबर को कि भैया इंडिया पे आप लड़ लड़ के कब्जा नहीं कर सकते, यहां के लोग बहुत पावरफुल है, राजपूतों से तुम लड़ते रह जाओ। 5 महीने लग गए उनको हराने में, तो भाई ऐसे तो मैं मर जाऊंगा, या फिर कोई और मेरा बेटा आके मुझे मार देगा, जो पहले बहुत नॉर्मल था। इसने नया दिमाग लगाया, इसने कहा कि मैं उनके साथ दोस्ती करता हूं। इसने मैरिज अलायंस का इस्तेमाल करा कि भैया शादी कर लो, और अब शादी अगर कर ली मैंने उनके साथ, तो भाई अब वो और मैं तो अच्छे संबंध हो गए ना, अब लड़ाई थोड़ी करेंगे, साथ हो जाएंगे। तो ये बहुत सारी शादियां करता था, अलग अलग शादियां करता था, जहां पे क्या होता था, स्टेबिलिटी हो जाती थी। उसके साथ साथ इसने क्या करा, राजपूतों को बोला कि भाई तुम मेरे एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनो, मतलब तुम राजा ही तुम ही रहोगे, मैं तुम्हें नहीं हराऊंगा, लेकिन बस तुम ये कह दो कि हाँ मैं अकबर के मुगल एम्पायर के अंडर में। ठीक है, इसने हिंदुओं को हाई पोस्ट पे भी रखा, लेकिन हमेशा याद रखना अपने पूरे के पूरे उसमें कोर्ट में 33% से ज्यादा कभी हिंदुओं को होने नहीं दिया, जिसमें से भी मेजॉरिटी जो थे वो फॉरेनर के हिंदू थे, इंडिया के नहीं थे। ठीक है, समझ में आया, विदेश के हिंदू थे। इसने क्या करा, इसने अच्छी चीजें भी करी, जैसे जजिया टैक्स जो था नॉन मुस्लिम्स पे हटा दिया। इससे समझ में आया कि भैया लड़ाई झगड़े से कितना कुछ होगा नहीं, तो इसने एक नया धर्म बनाया, सुलह ई कुल। इसने कहा कि मैं किसी भी धर्म के लोगों से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, सब अपने अपने धर्म में सुकून से रहो। इसने तो नया धर्म बनाया, सुलह ई कुल, मतलब सुकून, एक धर्म जो सबको पीस प्रमोट करता है। तो इसने कई राजपूत रूलर्स का जो सपोर्ट है वो जीत लिया ये सब करके। इसके साथ साथ ये अनपढ़ था, इलिटरेट, लेकिन इसको पढ़ने की बहुत चुल थी और बहुत शौकीन था पढ़ने का। इसीलिए ये अपने कोर्ट में अलग अलग पढ़े लिखे लोग, स्कॉलर्स को इनवाइट करता था। एस्टैब्लिश करी इसने ट्रांसलेशन सेंटर फतेहपुर सीकरी आगरा में। याद रखना, आगरा में पहले इसका मेन सेंटर था। दिल्ली सल्तनत हम कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली में ही सब रह रहे हैं, दिल्ली में नहीं रहता था पहले राजा, पहले राजा आगरा में रहता था। ठीक है, समझ में आया, आगरा में। बाद में दिल्ली में किसने शिफ्ट करा, शाहजहां ने शिफ्ट करा। ठीक है, शाहजहां ने दिल्ली को बनाया है, याद रखना, उससे पहले आगरा वॉज द मेन सिटी। महाभारत को ट्रांसलेट करी, जिसका नाम बना रज्मनामा। क्या नाम बना, रज्मनामा। रामायण को ट्रांसलेट करा पर्शियन में। भगवत गीता और पंचतंत्र को ट्रांसलेट करा। और जब पर्शियन रामायण को लिखी गई, उसमें 176 बहुत खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स भी बनाई गई। तो मतलब बहुत मेहनत इसने करी सारे धर्मों के ऊपर, ऐसा नहीं था कि ये धर्म को लेकर बहुत ही रिजिड था। तो इसने कब तक रूल करा, 1556 से लेकर 1605 तक, अच्छा खासा समय तक इसने रूल करा। इसने कश्मीर और डेक्कन में अपनी रेड करी। जहांगीर, इसके बाद जहांगीर आया, जिसने क्या करा, प्रमोशन और एक्सपेंशन और आर्ट को प्रमोट करा कि भाई अपने एम्पायर को बड़ा करना है और अच्छी अच्छी आर्ट बनानी है। उसके बाद आए भैया शाहजहां। शाहजहां जो थे वो कौन थे, वही जिन्होंने ताजमहल बनवाया अपनी वाइफ की याद में। इन्होंने लाल किला भी बनवाया और दिल्ली और आगरा में,
और मुगल आर्ट फ्लरिश जो हुई इन्हीं के अंडर में हुई। याद रखना कि भैया दिल्ली जो है ना, दिल्ली में जितने भी हमारे मुगल आर्ट है वो सब मोस्टली शाहजहां ने बनवाई है। शाहजहां का मतलब ही होता है दुनिया का, जहान का राजा, शाह। अब शाहजहां के 4 बेटे थे, ठीक है, 4 बेटे थे, जिसमें सबसे बड़ा था जिसका नाम था दारा शिकोह, और सबसे छोटा था औरंगजेब। ठीक है, दारा शिकोह वॉज अ वेरी गुड पर्सन। शाहजहां चाहता था कि अगला राजा कौन बने, दारा शिकोह बने। ही वॉज लिबरल, वो अकबर की तरह सोचता था। लेकिन औरंगजेब एकदम ऑपोजिट था। भैया औरंगजेब को राजा बनने की ऐसी भूख चढ़ी कि उसने क्या करा, उसने सबसे पहले तो अपने एक भाई को देश निकाला दे दिया कि भाई तू निकल, इस देश से बाहर निकल, जैसे तैसे करके एक भाई को जान से मार दिया, और दारा शिकोह को भी पकड़ के एग्जीक्यूट कर दिया, और अपने खुद के पापा शाहजहां को उसने क्या करा, बंदी बना दिया। और तब बना औरंगजेब भारत का वो राजा जो कहा जाता है हमारे भारतीय इतिहास का सबसे क्रूअल राजा। ये एम्परर बनता है 1658 में। ठीक है, इसने अपने भाइयों को मारा सक्सेस पाने के लिए, और इसने दारा शिकोह जो कि बहुत अच्छा राजा था उसको मार दिया। इसने क्या करा, शाहजहां अपने खुद के पापा को इंप्रिजन कर दिया आगरा में, और खुद को टाइटल दे दिया आलमगीर के, नाउ आई एम द, मतलब दुनिया का राजा मैं ही हूं। इसने एम्पायर को अपने ग्रेटेस्ट एक्सटेंट तक लेके गया, क्योंकि सिर्फ इसको एक ही चीज की भूख थी कि मुझे अपना एम्पायर पूरे भारत में फैलाना है, सबसे बड़ा बनाना है। ठीक है, अब एम्पायर जो था नॉर्थ इंडिया में तो पूरा इनके अंडर में था, साउथ में नहीं हो पा रहा था, तो साउथ में इन्होंने फटाफट कैप्चर करा। अपने जीवन के लास्ट 25 साल इसने केवल लड़ाई में गुजारे, साउथ में लड़ाइयों में। अब इन लड़ाइयों की वजह से क्या हुआ कि एग्जॉस्ट हो गया सारी की सारी ट्रेजरी, सारा जितना भी धन दौलत थी ना वो सब तो लड़ाई में चली गई, और एम्पायर बन गया वीक और वीक और वीक और वीक और वीक। और जब औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, तो उसके बाद मुगल एम्पायर इतना वीक हो गया था कि वो बहुत ज्यादा टूट गया अलग अलग पार्ट्स में। और फिर उसके बाद किसने कब्जा कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो दूसरे देश से कंपनी आई थी। देखा, तो ऐसे खत्म होती है मुगल एम्पायर की कहानी। अब बात करते हैं इसकी चीजों के बारे में, ये कैसे था, क्या करता था। भाई इसकी एकदम ऑपोजिट था ये, है ना, एकदम ऑपोजिट। याद रखना कि जैसे कि अकबर जो था थोड़ा लिबरल था, मतलब अलग अलग धर्मों की रिस्पेक्ट करता था, सेक्युलर था थोड़ा सा, ये एकदम कट्टर सुन्नी मुस्लिम था, एकदम कट्टर। भाई इसने अपनी कोर्ट में म्यूजिक, इसको लगता था इज अ हराम की चीज है, डांस, ये सब बंद कर दिया इसने जजिया टैक्स वापस लगाया ताकि लोग फिर से मुस्लिम बनना शुरू हुए, और इसने पिलग्रिम टैक्स भी लगाया कि भैया अगर किसी को बनारस, काशी, मथुरा, वृंदावन ऐसी जगह जाना है तो अलग से टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा इसने इन्हीं सारी जगहों पे जितने मंदिर है सबको तोड़वाया, क्योंकि ये क्या चाहता था, आइकोनोक्लाज्म। ठीक है, एक वर्ड होता है आइकोनोक्लाज्म, यानी कि रिलीजियस डिस्ट्रक्शन, कि अपने धर्म को फैलाने के लिए आप क्या करो, दूसरे के धर्म के लोगों को मार दो। ठीक है, रिलीजियस डिस्ट्रक्शन ये करता था। सोमनाथ का मंदिर, सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर, इसने तोड़ा था औरंगजेब ने। कुछ हिस्टोरियंस इसके पीछे के जो मोटिव्स हैं उसको समझते हैं, तो देखो जो फरमान थे उससे पता चलता था, जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है उससे पता चलता था कि इसका मोटिव क्या था मंदिरों को तोड़ने के पीछे, तो वो था रिलीजियस मोटिव, कि धर्म को फैलाना है। पॉलिसीज जो थी, इसकी वाइड स्प्रेड रेबेलियन होता था, और जिसकी वजह से 1707 में इसकी डेथ के बाद मुगल जो है डिक्लाइन हो गए बुरी तरह। अब बात करते हैं भाई मुगल्स को भी तो कुछ लोगों ने रेजिस्ट करा होगा, कुछ है ऐसे खास लोग जिन्होंने मुगल्स को रेजिस्ट करा। तो भाई देखो, सबसे पहले आते हैं जाट। ठीक है, जाट रेबेलियन। तो जाट कौन है, ये कुछ पीजेंट कम्युनिटी है जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान की, इन्होंने मुगल्स की एक्सप्लॉइटेशन से नकार दिया। इन्होंने अपनी छोटी सी आर्मी भी बनाई और मुगल्स के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी। इन्होंने क्या करा, किल्ड एन ऑपरेसिव मुगल ऑफिसर, इन्होंने एक ऑपरेसिव मुगल ऑफिसर को मार डाला, और अपनी 20,000 लोगों की आर्मी से लड़ाई करते थे। ये कोई प्रोफेशनल नहीं थे, केवल ये ऐसे लड़ते थे। इवेंचुअली ये मुगल से हार जाते हैं, कोई बात नहीं, चलो हार गए। अगला आते हैं ट्राइबल रेजिस्टेंस। ट्राइबल कम्युनिटी जैसे कि भील, गोंद, संथाल, कोच, ये सब भी लड़ते रहते थे, क्योंकि इनके साथ भी बड़ा बुरा व्यवहार किया जाता था। इन्होंने कहा भाई हम पे टैक्स क्यों लगा रहे हो, और हमारी जमीन क्यों हमसे ले रहे हो, ये जो जंगल है ना ये हमारे घर है, आप यही हमसे छीन रहे हो। कई ने क्या करा, पार्शियल इंडिपेंडेंस ले ली, मतलब कई ने बहुत लड़ाइयां लड़के पार्शियल इंडिपेंडेंस ले ली। इसके अलावा एक रानी थी जिनका नाम है रानी दुर्गावती, ये गढ़ गोंड किंगडम की रानी थी। इनके हस्बैंड की डेथ हो जाने के बावजूद भी इन रानी ने बहुत
शानदार तरीके से, मतलब रानी लक्ष्मीबाई की तरह इन्होंने लड़ाई लड़ी। अपने एम्पायर को बहुत वाइजली और बहुत प्रॉस्पेरिटी के साथ रूल करती थी। 20,000 लोगों की आर्मी थी इनके पास और 1,000 हाथी थे। और इन्होंने भी धूल चटाई है भाई बुरी तरह। इन्होंने कई बार मुगल एम्पायर को रोका है। इनफैक्ट अकबर के जनरल से 1564 में इनकी लड़ाई हुई थी, जिसमें फाइनली इनकी डेथ हो जाती है। पकड़े जाने से बेहतर इन्होंने अपनी मृत्यु को चुना और ये एक सिंबल बन गई करेज का। ठीक है, सर्ज। अब देखो, राजपूत एक ऐसी कम्युनिटी है भारत में जिसके बारे में आपको अलग से पढ़ना ही पड़ेगा। राजपूत कम्युनिटी अलग से इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो कैसे। राजपूत जो थे एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे, ये सबको पता है। इन्होंने अपना किंगडम को बार बार रीबिल्ड करा है ना। मेवाड़ और मारवाड़ पूरे राजपूतों की दो मेजर कम्युनिटी बनी, पहली मेवाड़ और दूसरी मारवाड़। ठीक है, हीरोइक डीड्स इनकी कहानियों में हमको सुनाई जाती हैं। तो अब बात करते हैं राणा संगा की। राणा संगा वॉज द वन जिन्होंने सबसे पहले सारे राजपूत क्लैंस को एक साथ जोड़ा। इन्होंने कई बैटल्स जीती सुल्तान के खिलाफ, लेकिन लास्ट में ये हारे बाबर से ही बैटल ऑफ खानवा में। ठीक है, बैटल ऑफ खानवा हुई थी जिसमें ये बाबर से हार जाते, लेकिन फिर भी इनको माना जाता है कि इन्होंने राजपूत यूनिटी को स्ट्रेंथन करा। अब आगे देखो, अब आते हैं भैया राणा संगा के बाद द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द गोट, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की कहानी बहुत मजेदार है। इन्होंने कहा कि मुझे मुगल्स के अंडर में नहीं आना है, तो इनकी लड़ाई होती है अकबर के भेजे हुए मानसिंह से। ठीक है, अकबर के अंडर में जो कमांडर था मानसिंह, और इधर कौन था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी में एक बैटल होती है 1576 में। 1576 में ये बैटल होती है जिसमें ये क्या यूज करते थे, ये 1576 में तो ये हार जाते हैं। ठीक है, हार जाते हैं और उसके बाद ये चले जाते हैं कहां, अरावली के जंगलों में। सोच के देखो, मानसिंह, अकबर, सबको लग रहा है कि वो जीत गए, यस वी आर द विनर। लेकिन क्या महाराणा प्रताप क्या चालू आदमी है, ये छुप गए अरावली के जंगलों में और वो जो भील कम्युनिटी थी ना उनके साथ मिल गए और उनसे बोला कि मेरी मदद करो और मैं इनको हराऊंगा। और वहां से छुप के गोरिल्ला अटैक करते थे। कैसे गोरिल्ला अटैक? गोरिल्ला अटैक क्या होता है, सोचो दो स्कूल है, एक तरफ है केंद्रीय विद्यालय, एक तरफ है डीपीएस। केंद्रीय विद्यालय और डीपीएस के बीच में छुपन छुपाई का कंपटीशन होना है। अब अगर ये पूरा का पूरा मैच केंद्रीय विद्यालय स्कूल में ही होगा जहां केवी के बच्चे वहीं रहते हैं, तो उन्हें तो स्कूल का चप्पा चप्पा पता है। अब डीपीएस के बच्चे ऐसे ढूंढने आ रहे हैं, ठीक है, उधर केवी के बच्चों को पता है कि इधर एक स्टोर रूम है, वो स्टोर रूम में छुपे हुए हैं, एकदम से कूदे, धप्पा मारा और छुप गए। तो ऐसी चीजें होती थी। इसे कहते हैं गुरिल्ला अटैक, कि जब आप ऐसी जगह पे लड़ाई करो जहां पे आपको पूरी की पूरी नॉलेज हो और दुश्मन को ज्यादा नॉलेज ना हो। ठीक है, अब कुछ राजपूत एक तरफ तो बहुत अच्छे थे जो लड़ाई करते थे, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने हाथ मिला लिया था। कुछ राजपूत जो थे जिन्होंने मुगल से हाथ मिला लिया, जैसे मेवाड़ जो था वो इंडिपेंडेंट रहा बहुत समय तक। दुर्गादास राठौर जो थे इन्होंने बहुत टाइम तक औरंगजेब को रेजिस्ट करा। राजस्थान बहुत डिफिकल्ट रहा कंट्रोल करने के लिए हमेशा ही। ऐसे ही एक किंगडम है अहोम, बहुत मजेदार है। अहोम है कौन? अहोम एक ऐसी कम्युनिटी है जो म्यांमार के लोग थे, लेकिन आके आज जहां पे गुवाहाटी है वहां बस गए, ब्रह्मपुत्र वैली पे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र वैली पे बस गए आके 13th सेंचुरी में। आके इन्होंने अपना खुद का एक किंगडम बनाया, अहोम किंगडम। इसको हल्का मत समझना, बहुत क्रेजी है ये। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, पैक सिस्टम। पैक सिस्टम क्या होता था? पैक सिस्टम ये कहता है कि आप हर आदमी को, जो भी अहोम का रहने वाला है, हर आदमी को अपनी लाइफ के कुछ समय, 4 साल, 5 साल, 3 साल, या तो मिलिट्री में या फिर जो भी लेबर चाहिए देश को बनाने के लिए, मिलिट्री के लिए, इस सब के लिए आपको आके साथ देना है। अगर आप 3-4 साल तक ये दोगे तो बदले में हमारी जो अहोम की सरकार है ये आपको जमीन दे देगी। तो ये इससे सबका फायदा था। इससे क्या होता था, उन्हें परमानेंट सैलरी भी नहीं देनी होती थी सबको, और इससे उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाता था, इससे उनकी मिलिट्री भी रेडी रहती थी। तो ये बेस्ट था। आज भी अगर आप देखो तो कोरिया में यही होता है, कोरिया में 3 साल के लिए सबको जाना होता है आर्मी में, वैसा ही कुछ ये यूज करते थे। अब देखो, इन्होंने मुगल सल्तनत को बहुत बार वो करा, अटैक करा, कई बार रोका। इन्होंने फॉरेस्ट का इस्तेमाल करा, हिल का इस्तेमाल करा, रिवर स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करा, ये भी गोरिल्ला अटैक करते थे। ठीक है, मुगल ब्रीफली कैप्चर्ड अहोम किंगडम। कुछ समय के लिए मुगल्स ने अहोम की जो कैपिटल है उसको कैप्चर कर लिया था। ऐसे में लचित बोरफुकन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने अहोम फोर्सेस को लीड करा। एक तरफ थे 10,000 अहोम, दूसरी तरफ थे 30,000 लोगों की मुगल आर्मी। लेकिन कौन जीता? सोचो, अहोम जीते। गोरिल्ला टैक्टिक्स की वजह से क्या हुआ, विक्ट्री मिल गई इनको, और इन्होंने अहोम को प्रोटेक्ट कर लिया और वापस से इंडिपेंडेंट बना दिया। प्रमोट करा इन्होंने एग्रीकल्चर और लोकल कल्चर। और आज के टाइम पे असम जो है ना, असम की कैपिटल आपको पता है गुवाहाटी, तो असम में बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा कल्चर है इन्हीं की वजह से। समझ में आया? लास्ट हम आ चुके हैं द राइज ऑफ सिख। देखो,
सिख पूरा फाउंडेशन जो है सिख की किसने रखी थी? गुरु नानक साहब ने रखी थी पंजाब में। 15th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था और इनका जो एक ही मोटो था वो था इक्वालिटी और कंपैशन, कि भैया लोगों के लिए बुरा नहीं करना है। इन्होंने वन गॉड का कॉन्सेप्ट सुना है, एक है ना, एक ओंकार। फॉलोअर्स बिकेम नोन एज द सिख, जो मानते थे वो सिख कहलाने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? गुरु अर्जन सिंह जो थे उनको जहांगीर ने क्या कर दिया? मार दिया। इसकी वजह से क्या हुआ? सिख जो थे एकदम अगेंस्ट हो गए मुगल्स के, टेंशन बहुत बढ़ गई। उसके बाद गुरु हरगोबिंद जो थे उन्होंने सिख आर्मी बनाई पहली बार सिख लोग जो बनाए गए थे पीस को बढ़ाने के लिए, उन्होंने कहा तलवारें उठाई कि भाई हम भी किसी से कम नहीं। उन्होंने मार्शियल ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग आर्मी को देना शुरू करा और उन्होंने कई बैटल लड़ी अगेंस्ट मुगल फोर्सेस। देखो गुरु तेग बहादुर जो थे इन्होंने क्या करा? सपोर्टेड कश्मीरी पंडित। 1675 में कश्मीरी पंडितों के साथ जब बहुत बुरा हो रहा था तब इन्होंने उनको सपोर्ट करा। उसके बाद औरंगजेब ने इनको क्या करा? अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के बावजूद रिफ्यूज्ड कन्वर्जन डिस्पाइट टॉर्चर। इन्होंने बहुत टॉर्चर करा और बोला कि सबके सामने बोलो कि मैं इस्लाम कबूल करता हूं, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि नहीं, मैं इस्लाम नहीं कबूल करूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। इन्होंने अपने सामने अपने ही 2 डिसाइपल्स की मौत होते हुए देखा और आखिर में इनको पब्लिकली सबके सामने दिल्ली में इनको मार दिया गया। इनको आज भी इनके सैक्रिफाइस और करेज के लिए याद किया जाता है। फिर गुरु गोविंद सिंह आए और उन्होंने खालसा बनाया। उन्होंने खालसा स्टार्ट किया 1699 में। तो मार्शियल ब्रदरहुड फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, खालसा इज अ कम्युनिटी जो कि एक तरीके से वही सिख आर्मी की तरह थी जो लड़ाई करते थे अपने राइट्स के लिए। इन्होंने कई बैटल्स लड़ी मुगल्स के साथ और इसकी वजह से सिख की जो आइडेंटिटी थी वो काफी स्ट्रांग हो गई थी। सिख एम्पायर बढ़ कैसे रहा था? जो सिख की कन्फेडरेसी थी, मतलब ग्रुप जो थे वो एमर्ज हो रहे थे मुगल के, जैसे जैसे मुगल नीचे जा रहा था तो मुगल नीचे जा रहा था, सिख एम्पायर ऊपर आ रहा था। यूनिफाइड करा इन्हें महाराजा रंजीत सिंह ने। फॉर्म्ड सिख एम्पायर इन 19th सेंचुरी, एक्सपेंडेड अक्रॉस नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में इन्होंने बहुत एक्सपैंड करा और इन्होंने पार्ट्स ऑफ कश्मीर को भी इंक्लूड कर लिया था धीरे धीरे। और मुगल्स और ब्रिटिश एक्सपेंशन दोनों को इन्होंने बहुत समय तक क्या करा था? रेजिस्ट करा था, क्योंकि मुगल चले गए तो ब्रिटिशर्स आ गए, लेकिन सिख एम्पायर जो था ये ब्रिटिशर्स ने भी बहुत मुश्किल से कैप्चर करा। द लास्ट एपिसोड ऑफ टुडेज वीडियो इज एडमिनिस्ट्रिंग इंडिया, कि भैया उस समय इंडिया के लोगों को एडमिनिस्टर कैसे किया जाता था। तो भैया सुल्तान के पास सुप्रीम पॉलिटिकल पावर थी, वो जो चाहे कर ले। कंट्रोल किसको करता था? मिलिट्री को और गवर्नेंस को। टैक्स कलेक्ट करता था, प्रोटेक्ट करता था टेरिटरीज के नाम के लिए। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे जो क्या करते थे? एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन बोले तो देश चलाना, है ना, रूल्स बनाना, पॉलिसीज बनाना, तो देश को चलाना, ठीक है। मिनिस्टर्स मैनेज फाइनेंसेस एंड पब्लिक। टेरिटरीज जो थी वो, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्ता सिस्टम। तो इक्ता सिस्टम क्या होता था? तो इक्ता सिस्टम ये होता था कि दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के टाइम पे टेरिटरीज जो थी उनको कहा जाता था इक्ता। टेरिटरी यानी कि जमीन, एक एरिया को कहा गया इक्ता। फॉर एग्जांपल मान लो मैं अभी नोएडा में हूं, ठीक है, तो नोएडा एक इक्ता है। नोएडा को जो मैनेज करता है वो कौन है? डीएम नोएडा का। तो डीएम को पहले क्या नाम दिया गया? इक्तादार। इक्तादार का क्या काम है कि भैया ये पूरे के पूरे एरिया में टैक्स को कलेक्ट करवाएगा और अपनी अपनी सैलरी जो भी है सबकी दे दबा के अपनी रख के आगे किसको भेज देगा? महाराजा को भेज देगा। अब ये जो महाराजा के पास रेवेन्यू आया है इससे महाराजा अपने आर्मी में खर्च करेगा। पोस्ट जो थी इक्तादार की, याद रखना, हेरिडिटरी नहीं थी। जैसे आज है कि भैया डीएम का बेटा डीएम थोड़ी बनता है, उसको फिर से एग्जाम देना पड़ता है। यहां पे भी ऐसा ही था। पीजेंट जो थे इसमें सबसे ज्यादा सफर करते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा, भाई देखो इसके पास, इक्तादार के पास फुल राइट है जितना चाहे टैक्स वसूले। तो ये क्या करता था? जो बदतमीज आता था वो अपने पीजेंट से सबसे ज्यादा टैक्स लेता था, खुद अपने पास बहुत सारा रखता था और राजा को भेज देता था। यहां पे हालत किसकी खराब है? पीजेंट्स की खराब है। फिर अकबर आया। अकबर ने क्या करा? अकबर ने अपने पूरे एम्पायर को 12 सूबा में डिवाइड किया। सूबा इज जस्ट लाइक इंडिया में आज 28 स्टेट्स है ना, तो वैसे ही स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा तुम लोग बताओ जरा, अपडेटेड कितने स्टेट्स हो गए अगर तुम लोगों को थोड़ी प्रॉपर नॉलेज है तो? अकबर ने डिवाइड कर दिया 12 सूबा में। दीवान जो था, दीवान का क्या काम होता था? दीवान इज लाइक द फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस। फिर दूसरा मिनिस्टर है मीर बख्शी, जिसका क्या काम है? मिलिट्री अफेयर्स, तो ही इज लाइक द डिफेंस मिनिस्टर। फिर तीसरा है खाने सम्मान, इसका काम है पब्लिक अफेयर्स को हैंडल करना, पब्लिक वर्क, है ना। उसके बाद है सदर, जो कि जस्टिस और एजुकेशन को मैनेज करता है, जस्टिस एंड एजुकेशन। उसके बाद क्या है? विलेज की अपनी सेल्फ गवर्नमेंट थी जो आज तक है, पंचायती राज जो हम कहते हैं। फिर एक नया सिस्टम आया जिसको कहते हैं मनसबदारी।
मनसबदारी क्या होता है देखो, जैसे आज तुम्हें पता है, मैं तुमसे बोलूं ब्रिगेडियर, मैं तुमसे बोलूं लेफ्टिनेंट, मैं तुमसे बोलूं कर्नल, तो ये सब क्या है आदि भैया, ये तो रैंक है। इसी तरीके का सिस्टम अकबर ने बनाया था, जिसे कहते थे मनसबदारी। मनसब वर्ड का मतलब होता है रैंक, रैंक। तो ये रैंक डिसाइड करती थी। अकबर ने क्या दिया, अलग अलग जो लीडर्स थे उनको कहा जाता था मनसबदार। और मनसबदार कितना पावरफुल होगा ये डिपेंड करेगा कि उसका मनसब अभी क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मनसबदार में दो चीज आती थी, इसकी जो रैंक थी इसको कहा जाता था मनसब, और यही डिटरमाइन करती थी कि इसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। ये रैंक की वजह से इसके पास कितने ट्रूप्स, कितने इसके पास कितने फौजी होंगे और कितने एनिमल्स होंगे, ये सब पता चलता है। तो मतलब रैंक इसकी ऐसी होती थी 2000 रैंक, तो मतलब इसके पास 2000 लोगों की आर्मी रहेगी। अगर किसी की रैंक है 5000, तो मतलब उसके पास 5000 लोगों की, तो बहुत सीनियर रैंक हो गई। समझ में आ रहा है? ऐसे रैंक डिसाइड होती थी। इनको सैलरी नहीं मिलती थी, इनको जमीन दे दी जाती थी पूरी की पूरी, बहुत बहुत सारे शहर के शहर, जिन्हें कहते थे जागीर। और रेगुलर इंस्पेक्शन भी होते थे अकबर के टाइम पे, जिससे ये इंश्योर होता था कि हाँ भाई कोई बदतमीजी तो नहीं कर रहा। अकबर के पास ही एक फाइनेंस मिनिस्टर टाइप था जिसको कहते तोड़रमल। उसने फाइनेंस में बहुत बड़े चेंज करे। उसने क्या करा, उसने पहली बार पूरे के पूरे एरिया में क्या करवाए, सर्वे करवाए। सर्वे मतलब हमें अपने एरिया जिसको हमें रूल करना है उसके बारे में हम जाने तो कि वो एरिया है कैसा। तो इसने उसके बाद फिक्स्ड फेयर क्रॉप प्राइस रखा। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आप गेहूं उगाते हो तो 10% का टैक्स है, अगर आप चावल उगाते हो तो 12% का टैक्स। अब ये एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अगर आप कुछ और उगाते हो तो 7% का टैक्स है। तो इस तरीके से, तो ताकि लोगों को पता हो कि हम कितना टैक्स देंगे। इसकी वजह से टैक्स कलेक्शन थोड़ा इंप्रूव हो गया और मुगल की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हो गई, ठीक है। डाइवर्सिटी देखो भाई, नॉन मुस्लिम जो थे लिमिटेड, मैंने आपको बताया 33% ही नॉन मुस्लिम होते थे, रेयरली एक्सीडेड 1/3। फॉरेन मुस्लिम जो थे उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलता था, मैंने बता दिया। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी ज्यादातर उस समय एग्रीकल्चर और ट्रेड से चलती थी। क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज जो थे वो बहुत एक्सपैंड कर रहे थे ग्रेटली। गिल्ड एंड कम्युनिटी नेटवर्क जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे एक दूसरे का। और इंडिया जो था बहुत सारा वैल्यूएबल आइटम वर्ल्ड वाइड क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पता है सारे ही सुल्तानों ने बहुत अच्छी चीजें बनवाई है ना, किसी ने रोड बनवाए, किसी ने कनाल बनवाए। मुगल्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत एक्सपैंड करा है। सिल्वर रुपया जिसे हम आज भी देखते हैं ना, सिल्वर तो नहीं है अब हमारा, लेकिन ये जो चांदी का रुपया है और कॉपर जो है डैम, ये सब इंट्रोड्यूस हुए। पर्शियन व्हील भी इसी समय पे इंप्रूव इरिगेशन के लिए यूज हुआ। पर्शियन व्हील क्या है, ये एक ऐसा व्हील है जो इस्तेमाल किया जाता है इरिगेशन यानी कि खेतों को पानी देने के लिए, हिंदी में कहते हैं सिंचाई करना। एग्रीकल्चर वॉज मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी लोगों का, बता दिया तुम्हें। रेवेन्यू जो है 1/5 से टू हाफ प्रोड्यूस होता था। रेवेन्यू रेंज फ्रॉम 1/5 टू हाफ प्रोड्यूस। इरिगेशन इंक्रीज, इरिगेशन बढ़ा जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ गया। राइस, गेहूं, कॉटन, शुगर केन, ये सब उगाया जाता था। फमाइन जो थी ना, फमाइन यानी कि सूखा पड़ना, इसने पीजेंट कम्युनिटीज पे बहुत अफेक्ट करा है। क्राफ्ट एंड ट्रेडर्स की बात करें तो देखो, क्राफ्टमैन जो थे वो वेपन, ज्वेलरी ये सब बनाते थे। शिप्स को बिल्ड किया जाता था ओवरसीज ट्रेड करने के लिए। कैलिकट और सूरत वर मेजर पोर्ट। इंडिया के दो मेजर पोर्ट याद रखना, कैलिकट एंड सूरत, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैलिकट आपको पता है कहां, सूरत आपको पता है गुजरात में। इंपोर्टेड क्या करते थे ये लोग, सिल्क इंपोर्ट करते थे, घोड़े इंपोर्ट करते थे, लग्जरी सामान इंपोर्ट करते थे। हुंडी एनेबल्ड सेफ मनी ट्रांसफर। हुंडी की वजह से सेफ मनी अब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता था। मारवाड़ी ट्रेडर्स जो थे वो क्रेडिट नेटवर्क यूज करने लगे, मतलब कि अब आप हमसे उधार ले सकते हो और उधारी पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। टेम्पल सपोर्टेड ट्रेड एंड लर्निंग। लास्ट में एनसीईआरटी ना बहुत डिटेल में चली जाती है। टेम्पल्स जो थे वहां पे सिखाया जाता था लोगों, टेम्पल्स के लिए लैंड मिल जाता था, वेल्थ डोनेशन मिलती थी, इरिगेशन को फंड किया जाता था, पब्लिक फैसिलिटीज को फंड किया जाता था, लोन भी मिलते थे मर्चेंट्स को उस समय पे, ठीक है, लोन भी मिलते थे। अब बात करें इकोनॉमिक हार्डशिप, लोगों ने क्या क्या फेस करा, तो भाई लोगों पे बड़ा हैवी टैक्स आपको पता ही है, कई लॉस्ट एंड लैंड फ्रीडम भी हुए, बॉन्डेड लेबर होता था बहुत कॉमनली, वॉर से कई कम्युनिटीज डिस्प्लेस हो गई, वेल्थ रिमेन्ड कंसंट्रेटेड अमंग एलिट्स, अमीरों के पास ही सारा पैसा था। और लास्ट में देखो, लास्ट पेज है ये, कम्युनिटीज जो थी उन्होंने अपने ट्रेडिशन कल्चर को प्रिजर्व करा है बहुत हद तक। आर्ट, लिटरेचर, स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ी है, डिफरेंट फेथ उभर के आए हैं, शेयर्ड हेरिटेज जो है डेवलप्ड हुआ है इसी समय पे, और ट्रेडिशन ने सर्वाइव किया है बावजूद कि पॉलिटिकल बहुत इंस्टेबिलिटी थी।
और इसी के साथ हमने ये दिग्गज धमाकेदार बड़ा चैप्टर 1 घंटे लगभग में ही खत्म कर दिया है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये मजा आया तो इस सीरीज में बने रहना और चैट में, कमेंट में अपने प्यारे प्यारे फीडबैक आदि भैया के लिए छोड़ते जाना। एंड मैं आपसे मिलता हूं अब अगले लेक्चर में, जिसमें तुम्हें आना ही आना है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।